अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम थर्मली अनस्टेबल यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनको अगर हम गर्म करें तो वो डीकम्पोज हो जाएं, और वॉलेटाइल जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं डैट इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप एक सोल्यूट को एक सॉल्यूशन के अंदर से निकाल के दूसरे सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देते हैं। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपाउंड को नहीं सेपरेट कर सकते जो थर्मली अनस्टेबल हो या वो वॉलेटाइल हो। आप इस मेथड के ज़रिए, टेक्निक के ज़रिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी एक्वस लेयर यानी कि वाटर के सॉल्यूशन के अंदर से निकाल सकते हैं। इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले, इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने से पहले ज़रा हम कुछ बेसिक बातों को समझ लें। दो लिक्विड्स अगर आपस में मिक्स किए जाएं तो वो तीन किस्म के सॉल्यूशन बना सकते हैं। पहले अगर दो लिक्विड मिक्स करने की मैं कोशिश करूं और ज़रा सा भी मिक्स ना हो तो ऐसे दो लिक्विड्स को इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर मैं वाटर में मिक्स करने की कोशिश करूं तो वो मिक्स नहीं होंगे। अगर मैं बेंजीन को वाटर में मिक्स करने की कोशिश करूं तो ये मिक्स नहीं होंगे, या किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को वाटर में मिक्स करने की कोशिश करूं ये मिक्स नहीं होंगे। हमने घर में अक्सर ऑयल और वाटर को एज अ सेपरेट आइडेंटिटी देखा है। एक पानी के गिलास या किसी भी बर्तन के अंदर अगर ये आ भी जाएं इकट्ठे तो ये लहदा ही रहते हैं, आपस में मिक्स नहीं हो पाते। असल में दो लिक्विड आपस में इसलिए मिक्स नहीं होते क्योंकि उनकी नेचर डिफरेंट होती है, या वो आपस में पोलर और नॉन पोलर का इशू रखते हैं, यानी कि उनमें से एक पोलर होता है दूसरा नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर तो पोलर में मिक्स इसलिए नहीं हो सकता, दोनों में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट किस्म की एग्जिस्ट करती हैं। आप याद करें, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि किसी चीज़ को डिज़ोल्व करने के लिए या सॉल्यूशन बनाते हैं अगर हम, तो वो चीज़ तब डिज़ोल्व होती है जब वो दोनों सिमिलर नेचर की हों। फॉर एग्जांपल, आप वाटर में अगर एथेनॉल को डिज़ोल्व करें तो वो हो जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है, वो ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर सकता है जो वाटर को फेमिलियर हैं या वाटर में एग्जिस्ट करती हैं। आप अगर NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करना चाहें, चूँकि वो आयंस हैं और वाटर भी एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। सो सिमिलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या नेचर रखने वाली चीज़ें तो आपस में मिक्सअप हो जाती हैं, लेकिन अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है, हम उसको वाटर के साथ मिक्स करना चाहें तो वो मिक्स नहीं हो पाता क्योंकि वो डिफरेंट नेचर के कंपाउंड्स हैं। मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे दो लिक्विड जो हर तरह से आपस में मिक्स हो जाएं, आप उनमें फ़र्क नहीं कर सकते। इमिसिबल लिक्विड्स में होगा यूँ, जिस तरह ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स करना चाहेंगे, एक लिक्विड की जो लेयर है वो नीचे बन जाएगी, एक लिक्विड की लेयर ऊपर बन जाएगी, आपस में मिक्स नहीं हुए, लिहाजा अपनी डेंसिटी के मुताबिक अरेंज हो गए। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे बैठ गया, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ गया। लेकिन अगर आप दो मिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, मिक्स होने वाले लिक्विड को मिक्स करते हैं, तो वो लेयर्स नहीं बनाते। उसमें ये आप हरगिज़ नहीं बता सकते कि ये लेयर 1 है लेयर 2 है, वो होमोजीनियसली आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि वाटर और एथेनॉल, ये कहलाते हैं मिसिबल लिक्विड्स। तीसरी टाइप है पार्शली मिसिबल लिक्विड्स, जिसको हम सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनकी एग्जांपल है फिनॉल और वाटर, जो कि आपस में एक ख़ास परसेंटेज में मिक्स होते हैं, 100% मिक्स नहीं हो पाते अनटिल अनलेस सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड ना की जाए। हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर इमिसिबल लिक्विड्स को यूज़ करना है। हमने ऐसा करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा अपरेटस यूज़ होता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए जो अपरेटस यूज़ होता है उसका नाम है सेपरेटिंग फनल।
सेपरेटिंग फनल के ज़रिए हम एक लेयर, यानी कि हम इसमें 2 इमिसिबल लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, हम एक लेयर से सोल्यूट को निकाल कर दूसरी लेयर में ले जा सकते हैं। कब? जब सोल्यूट नीचे वाली लेयर से तब निकल के लेयर नंबर 2 में जाएगा जब वो लेयर नंबर 2 में ज़्यादा सोलेबल होगा। तो हम क्या करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर, सेपरेटिंग फनल का जो ऊपर स्टॉपर लगा हुआ है इसे खोलते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन प्लस कोई कंपाउंड। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं एक डिफरेंट लेयर ऑफ इमिसिबल सॉल्वेंट। वो फॉर एग्जांपल आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लें, आप उसमें बेंजीन ले लें, ईथर ले लें। वो ऐड करने के बाद स्टॉपर बंद करते हैं। अब होता यूँ है कि कार्बन के अंदर जो सोल्यूट डिज़ोल्व हुआ है या जो कंपाउंड मौजूद है, से वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड चूँकि वाटर की बजाय प्रेफर करेगा, ज़्यादा डिज़ोल्व होना पसंद करेगा जो ऊपर वाली लेयर है, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके अंदर। तो शेक करने पे होगा यूँ कि वो नीचे वाली जो सब्सटेंस है वो ऊपर वाली लेयर में जाना शुरू हो जाएगी। तो बहुत बड़ा हिस्सा वाटर की लेयर से निकलकर दूसरी इमिसिबल सॉल्वेंट की लेयर में चला जाएगा। तो आपने किया क्या? आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है सोल्यूट को फ्रॉम लेयर 1 इन लेयर 2, और उसके लिए जो यूज़ किया आपने डिवाइस या ऑपरेटर्स वो है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के नीचे वॉल्व लगा होता है। जब आपको लगता है कि एक लेयर से सोल्यूट निकल के दूसरी लेयर में चला गया है या एक लेयर से ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल के दूसरी लेयर में किसी हद तक चला गया है, तो आप इसका वॉल्व ओपन करते हैं, तो निचली लेयर नीचे आ जाती है, निकल जाती है, और जो ऊपर वाली लेयर है वो सेपरेटिंग फनल में रह जाती है। फिर एक और भी कर लें और उसमें दूसरी लेयर को सेपरेट कर लें। सो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ वेरी सिंपल टेक्निक, जिसमें आपने करना क्या है कि जिस सोल्यूट को एक्वस लेयर से अलहदा करना है उसको सेपरेटिंग फनल में डालना है, उसके ऊपर एक इमिसिबल लिक्विड की अमाउंट फिल करनी है, इससे 2 लेयर्स बन जाएंगी। उसके बाद वो जो इमिसिबल लिक्विड की लेयर या ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेयर आपने ऐड किया, याद रखिएगा उसमें वो कंपाउंड ज़्यादा सोलेबल होगा। अब आपने शेक करना है। शेक करने से होगा क्या कि उसे जैसे ही इन कॉन्टैक्ट आएंगे 2 लिक्विड्स, शेकिंग से होता यूँ है कि उनका जो कॉन्टैक्ट एरिया वो बढ़ जाता है, तो सोल्यूट को ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जिससे वो निचली लेयर को छोड़ के ऊपर वाली लेयर में चला जाता है। तो अब अगर तो शेक करने से उनमें जो आपस में लिंकिंग है वो बढ़ जाती है, जो आपस में उनकी मिक्सिंग है उसका एरिया इंक्रीज़ कर जाता है, तो हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर तो वो कलरफुल है तो वो वाटर को छोड़कर किसी दूसरी लेयर में मिक्स होना शुरू हो गया, उससे वाटर में उसका कलर फेड होना शुरू हो जाएगा, दूसरी लेयर में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को जिससे हमने किया क्या है कि एक एक्वस सॉल्यूशन से किसी कंपाउंड को निकाला है और उसको हम फिर दूसरी लेयर में डिसॉल्व हुई है, वो दूसरी लेयर और फर्स्ट लेयर को हमने सेपरेट किया है थ्रू द वॉल्व ओपनिंग, और फिर हमने जो हमारे पास जिस लेयर के अंदर यानी कि ऑर्गेनिक लेयर के अंदर ये कंपाउंड मिक्स हुआ है उसको हम एवेपोरेट कराएंगे, पीछे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बच जाएगा। तो पहले स्टेप के अंदर आपने 2 इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करना है, सोल्यूट एक लेयर को छोड़ के दूसरी लेयर में चला जाएगा, उसके बाद आपने दोनों लेयर्स को सेपरेट कर लेना है। सोल्यूट ऑर्गेनिक लेयर के अंदर जो गया है उसको आप एवेपोरेट करा दें, अगर तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, लिहाजा वो इजीली एवेपोरेट हो जाएगा। अब वो आपके पास जो प्योर फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की वो है ईथर एक्सट्रैक्शन। हम करते क्या है ईथर एक्सट्रैक्शन के अंदर कि जो वाटर है उसके समटाइम वाटर के साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, मीन्स कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ बन रही होती हैं। हम चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो एक्वस लेयर यानी कि वाटर को छोड़ के इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को छोड़ के अलहदा हो जाए। अगर हम गर्म करेंगे तो हो सकता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकम्पोज हो जाए, थर्मली अनस्टेबल होगा। जब हमारे जहन में थर्मली अनस्टेबल का
सोच आई और हमें अंदाज़ा हुआ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हमने क्या किया, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड अपनाया, ईथर एक्सट्रैक्शन। अब वो कैसे होगा, आप एक सेपरेटिंग फनल लें, वो प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ और वाटर यानी कि एक्वस सॉल्वेंट के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स और इम्प्योरिटीज़, इसको आप सेपरेटिंग फनल में डालें। उसके बाद आप इसके ऊपर ईथर की फिलिंग कर दें। ईथर की फिलिंग करने से मुराद है आप 100 ml ईथर ऐड कर दें और स्टॉपर लगा दें। उसके बाद शेक करें। अब जैसे ही वाटर के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड को नज़र आएगा कि मेरे से मिलती जुलती स्पीशीज़ आ गई है और उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाटर के मुकाबले में ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं, तो वो फ़ौरन मिक्स होने की कोशिश करेगा ईथर के अंदर। शेक करने से हमारा जो कॉन्टैक्ट एरिया वो बढ़ जाएगा, लिहाजा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बाआसानी वाटर की जो लेयर है उसको छोड़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेयर यानी कि जो लिक्विड आपने ऐड किया है सेपरेटिंग फनल में उसमें जाना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ही ईथर की लेयर में मिक्स होना शुरू हो जाएगा और हमें इंडिकेशन हो जाएगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर जो है उसको छोड़ गया है, हम क्या करेंगे, इन दो लेयर्स को सेपरेट कर लेंगे बीकर्स के अंदर जैसे लास्ट टाइम किया था, और फिर हम ईथर को एवेपोरेट करेंगे। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लिहाजा उसको हम बानिस्बत वाटर के इजीली एवेपोरेट कर लेंगे। जब हम उसे एवेपोरेट कर लेंगे तो होगा यूं कि पीछे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बच जाएगा। इम्प्योरिटीज़ इनऑर्गेनिक थी, वो ईथर में मिक्स नहीं हो पाई। क्यों? वाटर के साथ उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बेहतर डेवलप होती थी। लिहाजा ओनली कंपाउंड एक्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर लेयर में गया, और जब ईथर की एवेपोरेशन होगी तो पीछे प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड बच गया। जो हमारा प्रोसेस है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, वो एक लॉ के तहत चलता है, उस पर एक लॉ होल्ड करता है, कंट्रोल करता है उस प्रोसेस को। वो है पार्टीशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में अक्सर आता है। पार्टीशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है कि अगर आप दो इमिसिबल लिक्विड्स यूज़ करके किसी सॉल्यूट को सेपरेट कर रहे हैं तो वो सॉल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा उन दोनों इमिसिबल लिक्विड्स में एक कांस्टेंट रेशो के अंदर। इससे फ़र्क नहीं पड़ता सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, 10 ग्राम है या 100 ग्राम है, उसने खुद को दो इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर एक ख़ास वैल्यू से, ख़ास रेशो से कंसंट्रेशन की एडजस्ट कर लेना है, ऐड कर लेना है, वो चेंज नहीं होगी। तो हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पहले पढ़ लें। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्टेट्स a solute distributes itself between two immiscible liquids। solute खुद को दो immiscible liquids में distribute कर लेता है, तकसीम कर लेता है in a constant ratio of concentration, एक ख़ास concentration की रेशो में। यानी कि अगर 10 ग्राम आपका solute है तो उसमें से फॉर एग्जांपल 2 ग्राम चला गया ऑर्गेनिक लेयर के अंदर और 8 ग्राम रह गया है आपका एक्वस लेयर यानी कि वाटर की लेयर के अंदर, तो हम यूँ कहेंगे कि उसने ख़ुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 1:4 से। 2 और 8 को अगर सिंप्लीफाई करें तो 1:4 आती है। आप कहेंगे सर इसकी आखिरी लाइन में लिखा हुआ है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सॉल्यूट कितना ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसने ख़ुद को एक ख़ास रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। इसका मतलब अगर आप 10 ग्राम डिज़ोल्व कर रहे थे, वो 1:4 में ख़ुद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो अगर आप 100 ग्राम डिज़ोल्व करेंगे तो वो ख़ुद को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मैं ऐसा करता हूँ, वही सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो 10 ग्राम ली थी, अब मैं उसकी कंसंट्रेशन लेता हूँ 100 ग्राम, मैं उसमें ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ। पहले 10 ग्राम ऐड किया था उस एक्वस सोल्यूशन के अंदर, अब मैं उसमें ऐड कर देता हूँ 100 ग्राम और उसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेयर ऐड कर देता हूँ सेपरेटिंग फनल में। जब मैं ये दो लेयर ऐड करके शेक करूँगा तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम चला जाएगा आपकी ऑर्गेनिक लेयर के अंदर और 80 ग्राम रह जाएगा एक्वस लेयर के अंदर। अब मैं इनकी रेशो लेता हूँ कि सॉल्यूट ने 20-80 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो क्या वैल्यू बनती है। तो 20:80, 2:8, 1:4, इसने तो फिर अगेन 1:4 से ख़ुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं
उसमें 10 ग्राम ऐड कर रहा हूँ या 100 ग्राम ऐड कर रहा हूँ, सल्यूट ने खुद को एक ख़ास रेशो में दो इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना और उसको मेंटेन करना है, उस पे आके इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब वो चेंज नहीं होगी रेशो। तो हम ये भी कहते हैं कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। जब कोई सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट करता है दो इमिसिबल लिक्विड्स में खुद को, तो वो रेशो कांस्टेंट रहती है। हमने लास्ट टाइम एग्जांपल ली थी 1:4, 1:4 रही थी अगर हम 10 ग्राम ऐड करते थे या 100 ग्राम। इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के एक दफ़ा प्रोसेस करने से सारे का सारा सल्यूट नहीं निकाल पाऊंगा एक लेयर से, तो मुझे ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम रिपीट करना पड़ेगा ताकि मैं मैक्सिमम सल्यूट निकाल सकूं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम मैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रिमूव करना था वाटर की लेयर से, तो मैंने उसके ऊपर ईथर ऐड किया, तो फर्स्ट टाइम उस ईथर ने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 80% अपने अंदर ऐड कर लिया, 20% वाटर में रह गया। अब इधर इक्विलिब्रियम आ गया, अब प्रोसेस स्टेबल हो गया, इस पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है क्योंकि सल्यूट ने जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था वो कर लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस ईथर की लेयर को रिमूव करके नई ईथर ऐड करनी पड़ेगा। जब मैं नया ईथर ऐड करूंगा एक ख़ास अमाउंट में 250 ml में, डिपेंड अपॉन कि मेरी सेपरेटिंग फनल में जो मैंने एक्वस लेयर डाली है उसकी अमाउंट क्या है, जब मैं उसमें ऐड करूंगा ईथर की लेयर, तो होगा यूं, जो 20% आपका सल्यूट रह गया था वाटर की लेयर में, अब उसका 80% दोबारा ईथर की लेयर में चला जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि जब मैं मल्टीपल टाइम ये करता जाऊंगा तो एक्वस लेयर से 1 बाय 1 करके सल्यूट निकलता जाएगा। तो मेरा एक दफ़ा का प्रोसेस एफिशिएंट नहीं होगा। मुझे जो सॉल्वेंट है जो दूसरी लेयर में ऐड कर रहा हूँ वाटर के ऊपर, एक्वस लेयर के ऊपर जो मैं ऑर्गेनिक लेयर ऐड कर रहा हूँ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर, वो मुझे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में मल्टीपल टाइम्स ऐड करनी पड़ेगी ताकि मेरा जो सल्यूट है वो ईजिली सेपरेट हो सके, ज़्यादा मिकदार में सेपरेट हो सके और प्रोसेस एफिशिएंट हो। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने अगर वाटर में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना है, वाटर के अंदर वो 100 ग्राम मौजूद है और एक दफ़ा में 80 ग्राम निकल आया है वो ईथर के ज़रिए और 20 ग्राम मैंने डिस्कार्ड कर दिया, तो वो 80% वाला कोई एफिशिएंट प्रोसेस नहीं होगा। मुझे बार बार करके उसकी बची हुई जो अमाउंट है उसका 80% निकाल के मैक्सिमम रिकवरी करनी होगी सल्यूट की। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को आप एक दफ़ा ही आपने ईथर डाल के एक्सट्रैक्ट नहीं कर लेना, आप ईथर की सर्टेन अमाउंट लें। मसलन अगर आपने 1 लीटर ईथर लिया है तो 250 ml के 4 पोर्शन कर लें, पहली दफ़ा 250 डालें, 80% एक्सट्रैक्ट कर लें, जो बाकी बच गया है सल्यूट एक्वस लेयर में दोबारा 250 नया वाला डालें तो उसका 80% एक्सट्रैक्ट कर लें। जब इस तरह आप थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मैक्सिमम हिस्सा निकल के चला जाएगा ईथर के अंदर। अब वो ईथर का जो 1 लीटर है वो आपने 4 दफ़ा यूज़ किया है रिपीटेडली, एक दफ़ा ही नहीं 1 लीटर डाल दिया, वरना उसने 80% चले जाना 1 लीटर में और बाकी रह जाना 20% आपका एक्वस लेयर में। आपने थोड़ी अमाउंट यूज़ किया सॉल्वेंट की मल्टीपल टाइम्स और एफिशिएंसी बढ़ा ली है। अब आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा उसमें सल्यूट ज़्यादा मिकदार में रिकवर होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक दफ़ा करते हैं। तो एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि आप कितनी दफ़ा ये प्रोसेस रिपीट करते हैं और आपने ज़्यादा सारा एक ही दफ़ा सॉल्वेंट लेके उसमें से जो अमाउंट ऑफ सल्यूट है निकालने की कोशिश नहीं करनी। आपके पास जो अवेलेबल सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक जो एक्वस लेयर के ऊपर आपने फिल करना है, आप ऐसा करें उसके 4 हिस्से कर लें या 3 हिस्से कर लें और उसको रिपीटेडली यूज़ करें। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमारी आयोडीन की सेपरेशन भी है कि आयोडीन खुद को 2 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है और हमें बार बार वो प्रोसेस करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी आयोडीन सेपरेट होती है वाटर की लेयर से और जाती है ऑर्गेनिक लेयर के अंदर। ये है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन।
इसमें होता क्या है, हम आयोडीन को एक्वस लेयर से निकाल के कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व कर लेते हैं यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जहन में ये सवाल उठा होगा कि आयोडीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि आयोडीन I2 मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर है और वाटर एक पोलर सब्सटेंस है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का तो सबसे पहले हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि जो चीज़ें सिमिलर होंगी वही एक दूसरे में हल होंगी। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो आयोडीन कैसे वाटर में डिसॉल्व होगी? असल में I2 का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक नॉन पोलर स्पीशीज़ है। आप इसको वाटर में डिसॉल्व करने से पहले वाटर में पोटाशियम आयोडाइड को डिसॉल्व करते हैं। पोटाशियम आयोडाइड डिसॉल्व करने से वाटर में दो आयन्स बनते हैं, पोटाशियम आयन और आयोडाइड आयन I-1। उसके बाद जब आप उसमें आयोडीन ऐड करेंगे वाटर के अंदर, तो ये I-1 आयन जो है ये I2 के साथ मिलकर ट्राई आयोडाइड आयन बना लेगा। अब I2 नहीं रहा, बल्कि उसने वाटर में मौजूद जो पहले से आयोडाइड आयन थे उनके साथ मिलकर ट्राई आयोडाइड आयन बना लिया। इसकी वजह से वाटर में ये डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी नेचर पोलर हो गई है, इस पर चार्ज आ गया, वाटर का कलर ब्राउन हो जाएगा। तो वाटर में अगर आप ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में आयोडीन डिसॉल्व करते हैं तो वाटर का कलर ब्राउन हो जाता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब आप कहेंगे सर अगर आप फेवरेबल कंडीशंस दें I3-1 को, ट्राई आयोडाइड आयन वापस रिएक्शन चलाएगा I2 की तरफ। अगर आप फेवरेबल कंडीशंस दें I2 की तरफ तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। हमने इसमें से I2 को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि रिएक्शन रिवर्स साइड पे लाना है। तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेटिंग फनल लेते हैं, ये ब्राउन कलर का सोल्यूशन जिसमें I3-1 की फॉर्म में डिसॉल्व हुआ है आयोडीन, इसको उसमें फिल करते हैं। हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का 1 लीटर सैंपल लेते हैं प्योर फॉर्म में, उसमें से 250 ml डालते हैं और शेक करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही हमने शेक करना शुरू किया, जो ब्राउन कलर था वाटर का वो फेड होना शुरू हो गया, हल्का होना शुरू हो गया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो लेयर हमने ऐड की थी उसमें पर्पलिश कलर अपीयर होना शुरू हो गया। जैसे ही हमें ये आइडिया हुआ, नज़र आना शुरू हुआ, हमें ये लगा कि एक लेयर से कोई चीज़ निकल कर दूसरी लेयर में जाना शुरू हो गई है। असल में I2 का कलर होता है पर्पल और I3-1 का कलर होता है ब्राउन। तो जैसे ही मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर ऐड की सेपरेटिंग फनल के अंदर, तो जो कलर का चेंज आया वो इसलिए आया क्योंकि आयोडीन ने I3-1 की जो स्पीशीज़ थी जिस फॉर्म में वो मौजूद था उसको छोड़ के I2 में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि I2 सोलेबल है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। फेवरेबल कंडीशन आ गई, रिएक्शन रिवर्स में गया और I2 जाके कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व हो गया। हमें शेक किया, जितना उसने फेड होना था हो गया, जितना कार्बन टेट्राक्लोराइड ने पर्पलिश कलर होना था हो गया, यानी कि आयोडीन ने जितना खुद को डिस्ट्रीब्यूट करना था इन दोनों में कर लिया, अब इक्विलिब्रियम आ गया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों लेयर्स को सेपरेट करूँगा जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा मैं एक्वस लेयर को डालूंगा ब्राउन कलर की जो थोड़ी फेड हो गई है, और इसमें दोबारा डालूंगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का 250 ml। आप ये क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट लेंगे। अब जब आप इसको शेक करेंगे तो आप देखेंगे कलर, ब्राउन कलर एक्वस लेयर का और फेड हो गया, यानी कि और I3-1 के मॉलिक्यूल I3-1 की फॉर्म को छोड़ के I2 में कन्वर्ट और डिसॉल्व हो गए। किसके अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लेयर के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता होगा यूं कि आप जब ये प्रोसेस रिपीटेडली करेंगे तो ब्राउन कलर इतना फेड हो जाएगा कि आपको लगेगा जिस तरह तकरीबन सारा आयोडीन जो है वो I3-1 की फॉर्म छोड़ के, जिसमें वो वाटर में डिसॉल्व था, I2 की फॉर्म में जाके ऐड हो गया है ऑर्गेनिक लेयर के अंदर। यानी कि आयोडीन एक्वस लेयर को छोड़ के ऐड हो गया है उस कार्बन टेट्राक्लोराइड के लेयर्स में, लिक्विड में, जो आप बार बार ऐड कर रहे थे। अब वो जो 4 पर्पल रंग के आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड की कलेक्शंस आई हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से, उनको इकट्ठा करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड एवेपोरेट हो जाएगा, पीछे आयोडीन छोड़ देगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सोल्यूट की 2 इमिसिबल लिक्विड्स में, इसको एक न्यूमेरिकल रेशो से शो किया जाता है जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट।
या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, ये इक्वल होता है के के, और इसकी वैल्यू मेजर की जाती है रेशो से, किसमें? द कंसंट्रेशन ऑफ आवर सोल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस लेयर। अभी हमारे पास जो सोल्यूट था वो था आयोडीन, तो I2 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना डिजोल्व हुआ है, डिवाइडेड बाय उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, डिवाइडेड बाय I3-1, क्योंकि I2 तो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, वो तो I3-1 की फॉर्म में डिजोल्व हुआ है इन एक्वस लेयर या इन वाटर। तो इन दो कंसंट्रेशन को अगर मैं एक दूसरे से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास K की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू 85 आई है, तो इसका मतलब ये है कि जो आयोडीन है वो 85 टाइम्स ज़्यादा सोलेबल है जो ऑर्गेनिक लेयर आपने ऐड की है कार्बन टेट्राक्लोराइड की बानिस्बत उस लेयर के अंदर जो कि एक्वस लेयर है। तो हमने जो ये पूरा प्रोसेस पढ़ा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, इससे हमें 3 बातें पता लगी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम थर्मली अनस्टेबल, वोलेटाइल या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वस लेयर से सेपरेट कर सकते हैं। आयोडीन, मॉर्फिन, कैफिन, ये सारे हम इससे सेपरेट करते हैं। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ एप्लीकेबल है उसकी, और इक्विलिब्रियम प्रोसेस है ये कोई अनस्टेबल प्रोसेस नहीं है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद स्टेबल हो जाती है, वो चेंज नहीं होती। सर्टेन अमाउंट में सोल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ऐसा नहीं है कि आप सोल्यूट ज़्यादा कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगी, सोल्यूट कम कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगी। तीसरी बात, इस प्रोसेस की एफिशिएंसी इस बात पे डिपेंड करती है प्रोसेस रिपीट कितनी दफ़ा करते हैं आप। बजाय एक ही दफ़ा सारे का सारा ऑर्गेनिक लेयर भरने की बजाय इस सेपरेटिंग फनल के अंदर आप जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी आप एक्वस लेयर के ऊपर फिलिंग कर रहे हैं उसके पार्ट्स कर लें, क्योंकि सोल्यूट ने तो खुद को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आप जब 3-4 दफ़ा ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, आपका सोल्यूट ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो पाएगा उस लेयर में से जो कि एक्वस के अंदर मौजूद है। तो बेहतर यही है कि एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द रेपिटेशन ऑफ दिस प्रोसेस बाय यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और लेयर सेकंड लेयर। याद रखिएगा, ये जब हम डायग्राम पढ़ रहे थे तो इसमें एक चीज़ स्पेसिफिक थी कि अगर हम ईथर और वाटर की लेयर मिक्स करते हैं तो ईथर की लेयर ऊपर बनती थी, वाटर की लेयर नीचे बनती थी। जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर को मिक्स कर रहे थे तो ये जो लेयर नंबर 2 थी कार्बन टेट्राक्लोराइड की सेकंड लेयर थी, ये नीचे आ गई थी। उसकी वजह इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, और वाटर की जो लेयर पहले से मौजूद थी वो ऊपर आ गई थी, उसकी वजह उसकी जो डेंसिटी थी वो कम थी। तो जो लेयर्स की अरेंजमेंट है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, उसका सोल्यूट से कोई लेना देना नहीं है। और सोल्यूट की फ्लो किस तरफ है वो हमने आयोडीन के कलर के फेड होने और पर्पल कलर में अपीयर होने हमारे कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर से देखा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसमें ईथर एक्सट्रैक्शन एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और आयोडीन वाटर में कैसे डिज़ोल्व किया जाता है पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।